अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और आज हम फिर अपनी मसरूफियत की वजह से रऊफ़ क्लास्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कि कल वो हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दे सकें। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नाजरीन, दुनिया का कोई भी मजहब किसी की जान तो क्या किसी को तकलीफ भी देने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं? कौन है जिन्होंने कल पेशावर के गिरजाघर में खुद कुछ धमाके किए, 81 मासूम अफराद की जान ली और 145 अफराद जख्मी हुए? पूरा मुल्क इस साने पर सोगवार है। बहुत से सवालात ऐसे हैं जो जहनों में उठ रहे हैं। क्या ऐसे वाकयात के बाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का कोई जवाब बनता है? कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं? क्या ये दहशतगर्द हथियार छोड़कर अमन का रास्ता इख्तियार करने के लायक हैं? क्या इनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने कहा है कि कराची एक नाकाम शहर है जिसकी लाकानूनियत और इंतशार पाकिस्तान को भी एक नाकाम रियासत जाहिर करता है। अमरीकी जरीदे का ये तासुर क्या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं? कोयटा, पेशावर, कराची, अगर कोई शहर दहशतगर्दी से महफूज नहीं है तो क्या हम वाकई नाकाम हो चुके हैं? क्या वाकई हमारी रियासत नाकाम हो चुकी है या फिर बेहतरी की गुंजाइश और सक्कत अभी भी बाकी है? आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही काजी साहब की भी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे, बड़ी सिग्निफिकेंट है कि कैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये कैसे हमें कास्ट करती है 4 से 6% ऑफ GDP, जिसको हमने डेवलप नहीं किया और हमने ट्रेन को ख़त्म करके ट्रकों पे आ गए। इस पे बात करेंगे और इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, एक टैक्स छूट दी है हुकूमत ने। पहले इन्होंने 2012-13 के बजट में ये कहा था कि जी ये 13-14 का जो बजट था, उन्होंने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी और वो विदड्रॉ किया है। सरकारी खजाने को 2 अरब रुपए का तो लॉस हो गई। मगर सवाल ये है कि हम कारोबारी लोगों को ही देते हैं हमेशा छूट, आम आदमी जो है उसका फ़ोन महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी, तो वाई ये क्यों है? इस पे बात करेंगे। और कैसे नदीम साकी की एक स्टोरी जो बहुत अच्छे से हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं हम, वो रह जाती है, उस पर बात करेंगे। फॉलो अप है, हाफिजाबाद में क्या सिचुएशन है, हेल्थ की, डॉक्टर्स कितने हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी जो कि डॉक्यूमेंट्स जो रिवील हुई है अमेरिका में, कि कैसे 1961 में अमेरिका बहुत करीब आ गया था न्यूक्लियर तबाही के। अब उन्होंने डीक्लासीफाई की है अपने डॉक्यूमेंट्स। तो एक ऐसा बम अगर वो चल जाता तो वो हिरोशिमा पर चलने वाले बम से 260 गुना ज़्यादा उसकी थी ताकत। तो ये स्टोरीज हम शेयर करेंगे आज नाज़रीन के साथ। ठीक है, सबसे पहले काजी साहब, जिस तरह कल पेशावर के गिरजाघर में नाज़रीन धमाका हुआ, किसी भी इबादत गाह पर जो हमला है ये इंसानियत के ज़मरे में नहीं आता। 81 मासूम अफराद जो थे वो अपनी जान की बाजी हारे और सैकड़ों अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हुए। पूरा मुल्क इस वाक़े में आज सोगवार है। 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुसरतुल्लाह पेशावर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुसरतुल्लाह, इस वक्त सूरत हाल क्या है यहाँ पर? मसीही बिरादरी जो है यकीनन गमज़दा है, पूरी कौम उनके गम में बराबर की शरीक है। अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने जख्मी हैं अस्पतालों में? जी, इस वक्त रीडिंग अस्पताल में तकरीबन 59 अभी तक जो इलारिश में मौजूद है, जिसमें 27 खवातीन है और 32 मर्द है, जो जबकि 6 जो है दीगर अस्पतालों को मुंतकिल किए गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर आज पूरा पेशावर शहर सोग, यहाँ पर सोग है और लोग 3 रोज़ा एहतजाज का इन्होंने हड़ताल की ऐलान किया, लेकिन पूरा पेशावर शहर जो है यहाँ पे सोग है। बाजारों में कहीं भी रश देखने में नहीं आ रहा। और अच्छा, मुसरत ये बताएं कि जिन्होंने ये रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की है, ये कौन सा ग्रुप है और ये लिंक्ड है तालिबान से? ये खबरें आ रही हैं। जी हाँ, जुनूद अल हफ्सा कुछ हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। जी, इस हवाले से जो जंदुल्ला ग्रुप बताया जाता है, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और इनका ये भी कहना है कि ये ड्रोन हमलों की नतीजे में ये उन्होंने ये काम किया है। तमाम इस हवाले से जो है इस तहकीकात भी की जा रही है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात जो दायरी रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक जो खुदकुश हमलावर थे उन्होंने बोरके पहनकर
दाखिल हुए हैं और निशाना बनाया गया है इस अफसोसनाक वाक़े पर। इसलिए चूंकि हमारे यहाँ इस एरिया में स्पेशली खवातीन को बहुत ज़्यादा बहुत केयर की जाती है, तो शायद इसी बिना पर जो वहाँ पे तैनात पुलिस एहलकार थे इसी भाई जो है। अच्छा, ये बताएं मुस्तरदुल्लाह, मसीह बिरादरी एहतजाज भी कर रही है, उनका एहतजाज पुरअमन है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुश्ताइल है मसीह बिरादरी, एहतजाज कैसा है उनका? अभी पुरअमन है क्योंकि कल जो वाकया था उस पर कुछ अस्पताल इंतजामिया की तरफ से उनको उनकी शिकायत थी कि लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसी बात को वो गुस्से में थे। लेकिन आज पुरअमन है। और ये भी आपको बताता चलूं कि जहाँ पे तदफीन हुए मुस्लिम बरादरी ने उनकी तदफीन में बराबर की शरीक रहे, उनकी जो तदफीन था इसमें उनके साथ तावन किया है। और जो मुस्लिम लोग थे, मतलब इस तरह कुछ भी नहीं कि ये मसीह है। अच्छा मुस्तरद, ये बताएं ये 1883 की बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी हिस्टोरिकल है, इसको भी बहुत डैमेज हुआ है, क्या सिचुएशन है इस तारीखी इमारत की? जी, ये जो चर्च है ये 1883 में बनी थी और तकरीबन 2008 में इसकी 125वीं सालगिरह जो है इस चर्च की मनाई गई थी। और ये नमक मंडी की साइड पे मौजूद है, कोची बाजार कोहाटी की बेस पे सबसे पेशावर शहर का सबसे पुराना चर्च है, जिसकी बाकायदा ज्यादातर लोग जो है कोहाटी के और दूसरे जो मजीब बरादरी है जहाँ पर रिहाइश पजीर है, यहाँ पर इबादत करने आती है। और इतवार में यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तरदुल्लाह जान आपका। सैकड़ों जो मरीज हैं इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, पूरी मसीही बिरादरी जो है वो इस वक्त गम की हालत में है। इस वक्त हमारे साथ तज्जियाकार रसूल बख्श रईस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से कासिर हैं, तो क्या ये मुमकिन मुज़ाकरात पर ही हमला था? ये तो कई महाजों पे हमला था, एक तो नहीं है। आप देखें पाकिस्तानियों की कीमती जानें, और ये सिर्फ मसीही बिरादरी का नुकसान नहीं, उन पर हमला नहीं, सारी पाकिस्तानी कौम पर हमला है और सारी कौम ही गमनाक है और सब लोग अफसोस कर रहे हैं, गमगीन हैं। तो सिर्फ एक पहलू से आप इसको ना देखें कि सिर्फ जो मुज़ाकरात होने चले थे जिसका इरादा और इरादा हमारी पार्लिमान ने किया, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इत्तेफाक से एक मंसूबा बनाया, एक ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात करेंगे। तो यहाँ पे तो एक ऐसा लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो अमन उनके हक में नहीं है। सही, रईस साहब हमारे साथ रहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर नाज़रीन इसी पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना है, ऐसे मौके पर इस तरह का हमला होना, कहा जा रहा है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें इस दौरे को नाकाम बनाना चाहती हैं ताकि वज़ीर आज़म पर दबाव डाला जा सके कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर तो आपका ये मफरूजा होगा कि ये जो धमाका चर्च के अंदर हुआ है वो जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने किया है। अगर आपके पास ऐसा सबूत है तो फिर तो दुरुस्त है, लेकिन ये सारी एक साजिशी नजरिए के तहत बातें होती हैं। हकायक ये हैं कि ये जो दहशतगर्द हमेशा से पाकिस्तान में इबादत गाहों पर हमले करते रहे हैं और मासूम लोगों की जानों के साथ खेलते रहे हैं, ये वो लोग हैं। अगर आप यही कहेंगे कि बैरूनी ताकतों ने ये हमला कराया है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो असल में हमला करने वाले हैं खुदकुश हमलावर और उनके जो साथी और हिमायती और उनके जो मुनज़्ज़म और हैंडलर हैं, वो फिर बड़े खुश होंगे कि ठीक है जी, हमसे तो पाकिस्तानी कौम की तवज्जो हट गई, वो तो हमसे तो हट गई। ये बातें करने की हैं, लेकिन जो भी जिन्होंने भी किया है इसमें कोई शक नहीं है। जो तालिबान ने किया है मुझे नहीं पता कि अच्छा ये बताइए रसूल बख्श रईस साहब, ये बताइए कि 2-3 दिनों में ये कीनिया में हुआ 39 लोग मारे गए, अभी इराक में 73 लोग मारे गए हैं, तो ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, एक इंतहाई कुमक के बगैर, फंडिंग के बगैर
ये कैसे चल सकते हैं और ये इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। अगर इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई है तो दहशतगर्दी भी ग्लोबलाइज हो गई है। तो कोई तो इस ब्लैक मनी, कहा जाता है कि ब्लैक मनी पे थ्राइव करते हैं ये, यहाँ हमारी मैशत ब्लैक मनी की बढ़ गई है, तो एक इंटरनेशनल डायमेंशन बनते नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, वो इस तरह से बनती है कि जो मैंने पहले बात की है कि अमन दहशतगर्दों के हक में नहीं, मफाद में नहीं, वो मैंने क्यों कहा उसकी ज़रा तफसील इसी के जवाब में है जो आपने सवाल किया है कि जो गैर कानूनी मईशत है कबायली इलाकों की, बॉर्डर रीजन्स की, उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर वहाँ पे रियासत मौजूद नहीं है तो हर किस्म का जराइम पेश आदमी वहाँ पे मौजूद है। और फिर ये नहीं है कि जब ये इस किस्म के ग्रोह बन जाते हैं तो बाहर की ताकतें भी उनको मदद देती हैं और उन्हीं के अंदर ही अपने लोग बना देती हैं, अपने मकासद हासिल करती हैं। तो ये एक ड्रग ट्रैफिकिंग है, उससे है स्मगलिंग है, लोकल ट्रेड है, लोगों से एक्सटॉर्शन है जो कराची तक हो रही है, तक हर शहर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। तो ये इतना ताकतवर हो जाती है। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प जो आपकी बात से ही निकल रही है। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं कि ये जराइम पेशा लोग हैं, तो फिर मजहब का तो होक्स हुआ, मजहब का तो लिबादा हुआ, असल तो नीचे काली मनी और पैसे का खेल है। कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला खुदकुश हमलावर हो सकता है? जरा आप सोचिए कि इस्लाम में उसकी कोई इजाजत है? ये मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो मजहबी रुझानात रखते हैं, सादा लाव लोग हैं पाकिस्तान में, उनसे ये चंदे लेते हैं, पैसे लेते हैं, और वो भी जो हुकूमत का टैक्स नहीं देते, बड़ी तोने निकाल के दुकानों पे बैठे होते हैं, वो भी इनको पैसे देते हैं ताकि ये जन्नत में अपना मकान बना। अच्छा रईस साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड जनरल असलम बेग हैं वो कहते हैं कि ये सोमालिया में जो कत्लेआम हुआ, जब कीनिया और इथियोपिया अमरीकी अशीरबाद पर सोमालिया में मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा। वो तो उनकी बातों पे मैं तो तबसरा नहीं कर सकता। वो हमारे काफी मोहतरम है। अगर मुझसे आप सवाल करेंगी तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। अच्छा, तालिबान के एक ग्रुप ने जो जिम्मेदारी कबूल की है, जुनूदुल हफ्जा, तो अब ये कहा जाए कि ये वो ग्रुप है जो मुज़ाकरात करना चाहता था, ये वो ग्रुप नहीं है जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता था। फिर हमें देखना है कि हमें किस ग्रुप से मुज़ाकरात करने हैं, किस ग्रुप से नहीं करने। ये देखें, इसमें कई गिरोह हैं जो इस वक्त सुना जा रहा है। तफसील तो हमें मालूम नहीं कि 30 से ज्यादा गिरोह हैं, जिसमें कि वो जो गैर मुल्की एजेंट हैं उसमें भी शामिल हैं, क्रिमिनल भी शामिल हैं, और वो जो नजरियाती तौर पर मुतहर्रिक हैं और मुनज़्ज़म हैं वो भी शामिल हैं। हर किस्म के हैं। और ये फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वही हमारी सियासी हुकूमत को मालूमात फराहम करेंगी कि कौन क्या है, कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात करते हैं उनसे मुज़ाकरात करें, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर है कि रियासत के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है, फौज के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है। ये लोग नुकसान कर सकते हैं, कभी हमारे ऊपर गलबा नहीं हासिल कर सकते। तो गलबा हम नहीं हासिल करना है उनके ऊपर। तो हमने तफरीक करनी है, फर्क करना है कि अमन कौन चाहते हैं और जंग कौन चाहते हैं, उसके मुताबिक। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा रसूल बख्श साहब, ये बताइएगा, अगले दिन मैं नज़ीर नाजी साहब का कॉलम पढ़ रहा था, गालिबन ये जुमेरात का था, जिसमें उन्होंने एक अपने तई थेरी दी है और बड़ी वो वैसे कोजेंट भी लगती है कि ये जो एक मैदान जंग बन गया है, प्रो अमेरिका तालिबान, प्रो पाकिस्तानी रियासत तालिबान, और अब चूंकि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो जाहिर है वी आर आल्सो गिवन टू सच थेरीज। आपको क्रेडिबल लगती है ये बात कि ये हम एक अब तख्ता मश्क बन चुके हैं, मैदान जंग बन चुके हैं इस तरह के मुतारफ ग्रोहों का? नहीं, देखिए, ये पुरानी बातें हैं, इन पे नहीं जाना चाहिए हमें। एक पूरी एक जो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर किसी चीज को देखेंगे कि ये जी सारे अमेरिका के खिलाफ हैं, ये सारे अमेरिका के हक में हैं, सारे तालिबान अमेरिका की हिमायत कर रही हैं, उनकी गेम खेल रही हैं, ये अलग-अलग से हमें हर एक जुज़्व को देखना होगा, हर इलाके में देखना होगा, और उसके मुताबिक हमें अपनी सियासी और हमारी फौजी ऑपरेशनल हिकमत अमली हमें बनाना होगी। कि एक तरह ना देखें कि बिल्कुल ये मैदान जंग है, ये काफी मुल्कों के हिस्से कुछ मैदान जंग बने हुए हैं। अब कराची मैदान जंग बना हुआ है एक लिहाज से, जितना लोग कराची में मरे हैं उतना फाटा में टारगेट किलिंग नहीं हुई है, उतना बलूचिस्तान में नहीं हुई है। तो वहाँ आप कहेंगे कि किसकी गेम हो रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो रियासत का जो इंतजामी ढांचा है, अदालती ढांचा है, कानून की अमलदारी है, ये सारी चीजें कमजोर हुई हैं जब से कि परवेज मुशर्रफ साहब का माशरा लगा था। मसनूइयत होती है ऊपर, ऐसा लगता है कि हर इस्तेहकाम है, लेकिन अंदर से आप हर इदारे को आप खोखला कर लें। जिस तरह से कि हम PIA की स्टील मिल की 500 बिलियन
हम ये जो मुलाजमीन और उनके करप्ट लोग हैं उनको हम खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो मुल्क में बचता क्या है आप लोगों को तरक्की करने के लिए, लोगों को देने के लिए? तो उससे फिर रियासत इतना हर लिहाज से कमजोर होती है। ये 3-4 लोगों की जो इदारों की मैंने मिसाल दी है वो इसलिए दिए हैं कि मुल्क के साथ कोई मुखलिस नहीं है। वो कहते हैं हमारे रिश्तेदार को आप 2 लाख वाली नौकरी दें, इसके बगैर हम आपकी सियासी हिमायत नहीं कर सकते। सही। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी भी हमें ये ऑप्शन ज़ेरे गौर रखना है कि सियासी ऑप्शन रखा जाए या मुज़ाकरात का ऑप्शन रखा जाए, कार्रवाई का ऑप्शन रखा जाए? इतने बड़े वाक़े के बाद अभी भी हमें ये सोचना है? देखिए, बात नहीं है कि जंग और अमन की बातचीत साथ साथ चलते हैं। अगर आप ये लोग जो मीडिया में मैं कई दफा बात कर चुका हूँ और आप भी सवाल वही कर रही हैं कि या आप जंग करेंगे या बात करेंगे, जंग भी करेंगे बात भी करेंगे। जंग उनसे करेंगे जो जंग करना चाहते हैं, बात उनसे करेंगे जो बात करना चाहते हैं, अलग-अलग करते जाए। और आप जंगी हिकमत अमली से कभी रियासत को हटना नहीं चाहिए, वो तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और फौज का काम, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम, पुलिस का काम, हुकूमत का काम, हर किस्म के खतरात अंदरूनी बैरूनी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होता है। कि जंग के लिए तो ये नहीं होता है कि उसके लिए अलग से आप तैयारी करते हैं, वो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर वो वज़ाकत करते हैं और हमारे आइन को, हमारी सरहदों को, हमारी रियासत को, हमारी कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मानते हैं, तो जंग किस बात की? दुनिया में हर जगह इस किस्म के जालिम लोग पैदा हुए हैं, मजालिम हुए हैं, लेकिन जो अस्करियत पसंद होते हैं उनसे मज़ाकरात होते हैं। ये कह देना कि जी नहीं आप इसके बाद सिर्फ जंग ही होगी, सबके साथ तो आप जंग ना वो करना चाहते हैं ना हम करना चाहते हैं। मज़ाकरात वालों के साथ मज़ाकरात, जो जंग चाहते हैं उनके साथ जंग। बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए, बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब आपका। नाज़रीन, एक कॉलर भी है हमारे साथ, नदीम लाहौर से। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेशावर धमाके से एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि जब ANP की हुकूमत थी और धमाके होते थे तो तमाम वज़रा, तमाम मशीनरी, खुसूसन बशीर अहमद बिल्लौर और इफ्तिखार साहब, वो वहाँ होते थे। यहाँ PTI की हुकूमत है पेशावर में, लेकिन ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि कोई इंतजामिया मौजूद है, कोई हुकूमत मौजूद है। ये चीज भी देखनी होगी कि हुकूमतों को अवाम के दरमियान अपना क्या रोल किस तरह अदा करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका। लेकिन इमरान खान पहुंचे हैं, अपनी कुछ मसरूफियात छोड़ के पेशावर पहुंचे हैं। वो सारे पहुंचे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी जो बात हम कर रहे थे, ये बात करें या क्या करें। मैं कल एक शिंडलर्स लिस्ट, बड़ी पुरानी फिल्म, पुरानी तो नहीं है, कुछ अर्सा पुरानी है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पस मंजर में बनी थी। 6 करोड़ बंदा मारा गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसका हाल तो कुछ नहीं निकला। आखिरकार आपको जो है वो बात तो अच्छा, अब जंग से मसला हल होना हो तो पिछले 10 सालों में होना जाता। दूसरी बात यह है कि सिर्फ जंग की बात नहीं है। मैं जो असल बात कर रहा हूँ कि कुमक कहाँ से आती है, एक लाइफ लाइन होती है। इनकी लाइफ लाइन कहाँ पे है? अगर आप, मैं जो अभी हम तामुल की बात करते हैं, या जो हमने इंसर्जेंसी देखी हालिया दिनों में ख़त्म हुई इसमें श्रीलंका में, तो उसमें क्या है, उसमें जो तमाम बड़े प्लेयर थे उन्होंने इस बात पे इत्तफाक किया कि जी इनको जो है वो आप इनकी सपोर्ट बंद करवाएं। भाई कहीं से असला आएगा, कहीं से पैसे आएंगे, कहीं से कुमक आएगी तो लड़ेंगे। तो जिस वक्त तक इनकी कुमक बंद नहीं है, अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है, रसूल बख्श रईस साहब तो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल डायमेंशन की तरफ ना देखें, मगर बात यह है कि इनका जन्म ही इंटरनेशनली हुआ। लेकिन आपको नहीं लगा वज़ीर आज़म को इस दौरे के दौरान उन पर प्रेशर बढ़ेगा भी, आप मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें? जिस दिन से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है तो ये हमले बढ़ गए। अच्छा, उसके इससे पहले भी हुआ, अब ये इतना बड़ा हमला यहाँ पे हो गया है। और ये ही नहीं, अभी सीबी में कल भी तो हुआ, सीबी में जो 21 बंदे जख्मी हुए हैं मोटरसाइकिल बम, ये उसके बाद हुआ है। तो इसके साथ ही एक ANP के लीडर जो हैं वो इधर हमारे KPK में वो जख्मी हुए हैं, या अभी मैं देख रहा था खबरें, जल्दी में आ रहा था। तो ये स्टेप अप हो गया। ये जब से हमने बात की, फिरका वारियत के एलिमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कैसा फिरका वारियत है ना, मुझे आपस में लड़ाने की कोशिश है ना। फिरका वारियत मुझे ये बताएं, अब उसमें बच्चे, और जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में बात कर रही थी आप कि जी औरतों और बच्चों को मारना तो कोई इंसानियत कोई मजहब नहीं है। और इस बात पे इत्तफाक किया रसूल बख्श रईस साहब ने हमारे साथ कि ये कोई मजहब का इशू नहीं है, मजहब का लिबादा ओढ़ा जाता है। उसके बाद उन्होंने ये माना कि ये यहाँ के इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हेरोइन का जो है
वो अफगानिस्तान है। अब यहीं पे अच्छा ड्रग ट्रेड भी चल रहा है। ड्रग ट्रेड के साथ एक और बड़ी अहम बात, ये जो नेटो के जो हथियार है यहाँ पे, और ये जो पहले रशियन यहाँ पे इन्वेजन था उसके जो हथियार थे, तो ये एक बहुत बड़ी हथियारों की भी एक ट्रेड है यहाँ पे, और साथ ही ये भी मौजूद है और इस पे ये थ्राइव कर रही है। अब देखें ना, पाकिस्तान में जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है वो कहते हैं जी 73% से ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो मुलाजम ही काले धन में है। तो ये ब्लैक इकॉनमी का एक बहुत बड़ा अफरीत है, और फिर इसकी एक इंटरनेशनल डायमेंशन और भी है। अब देखना, आज ही एक मुआहदा और हुआ, मॉर्टन लॉकहीड जो असला बनाने वाली बहुत बड़ी एक जो ये जहाज भी बनाती है और जो असला भी बनाती है, $4 अरब का डील हुआ उसका, वो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का। तो इसमें ये सारी बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी मंडी है इसकी, और सबसे बड़ी जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो असले का है। मुझे लग रहा है शायद आप मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिकी जदीद फॉरेन पॉलिसी ने कराची को एक नाकाम शहर और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत क्यों कहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रावलपिंडी से नाज़रीन एक कॉलर है याकूब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैमुअल याकूब है जी। जी जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। इस मुल्क पे हमारी एक एक बच्चा है, एक एक औरत, एक एक मर्द की जान निसारती, और मैं खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मुसलमान भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी लाशों को कंधा दिया। अफसोस उन जहनों पर है जो ये बयान दे रहे हैं कि कीनिया का और ये दूसरे मुल्कों का हमारे ये असर इस पाकिस्तान पे, ये किस चीज को हवा देना चाहते हैं। ठीक है जी, और जो भी इस चीज को हवा देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान हमारा है और हम इस पाकिस्तान पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, पाकिस्तान सबका है, कायद आज़म ने भी यही कहा था, अक़लियती हों अक्सरियती लोग हों, सबका पाकिस्तान है और सबको ही यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम जब भी किसी बात करते हैं ना, तो हम जब साजिश होती है किसी मुल्क के खिलाफ, तो उस मुल्क के मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों या तमाम कुछ भी हो, सबका पाकिस्तान है। लेकिन बात यह है कि हम दूसरों से गिला क्या करें, हमें जो अपने हैं हमारे, वो हमें अगर महफूज नहीं रख सकते तो और हम किसका गिला करें। जी काई साहब, अच्छा, ये आज मैं स्टोरी देख रहा था सुबह, ये डीक्लासीफाई हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो ये कितना खतरनाक खेल है। 1961 29 जनवरी को नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिका का B-52 बम्बर जो है, जो कि न्यूक्लियर बम कैरी कर रहा था, वो हवा में कहीं वो उसमें टूट फूट का शिकार हुआ, तो वो बम नीचे गिर के, तो ये अब डीक्लासीफाई हुए डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये गोल्डबोरो एक जगह है, वहाँ पे गिरे थे, और बताया जाता है कि ये हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उससे 260 गुना ज़्यादा सख्त बम था, और ये इसमें 4 थे सेफ्टी के जो चेक्स थे। 3 सेफ्टी चेक्स जो हैं वो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन एक आखिर में काम आ गया। तो मैं ये स्टोरी देख रहा था कि कोई एक्सीडेंटली, ये जो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये, अगर अमेरिका में ये हो सकता है इस तरह से, इतना बड़ा खतरा कि दुनिया इतनी बड़ी तबाही के करीब आई थी, अगर 260 गुना ज़्यादा मोहलक बम फट जाता गोल्डबोरो में, तो दुनिया की तारीख न जाने क्या होती। तो हम क्या एक दुनिया का ख्वाब देख सकते हैं जिसमें ये सब कुछ ना हो, मगर कैसे देखें, क्योंकि कोई भी बड़ी ताकत अपने आप को डीवेपनाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुल्क आज बचे हुए हैं, किसी हद तक बचे हुए हैं, उनके बचे होने की एक वजह, इराक के पास एटम बम नहीं था, इसलिए वो वहाँ आके घुस गए। नॉर्थ कोरिया में एटम बम था, वो जो भी वहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर डिक्टेटर हैं वो, लोगों का जो भी असर कर रहे हैं, वो अपनी जगह एक अलग बुरी कहानी है और दास्तान है, मगर ये वहाँ नहीं गए। ठीक है, तो ये है कि अब इस दुनिया में रहने के लिए, मुल्कों के लिए अमेरिका बहादुर ने यह अहम कर दिया है कि आपके पास अगर न्यूक्लियर बम है तो फिर हम आपको आके नहीं मारेंगे या दूर दूर से मारते रहेंगे ज़्यादा। तो ये, मगर ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। एनी एक्सीडेंट कैन डिस्ट्रॉय दिस प्लैनेट। मैंने कहा आज शेयर करें। कैसा, मैं भी एक खबर पर बात करना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स भी जो थे वो आजकल शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया पर रिपोर्ट शाया होने के बाद मैंने भी देखा कि फेसबुक पर जो बच्चों की बढ़ती हुई तादाद है, कम उम्र खासतौर पर बच्चे, ये बच्चों में माशरती बिगाड़ का नाज़रीन बाइस बन रही है। माँ बाप ये समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, वो बड़ा नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कायद साहब कुछ ऐसा मवाद बच्चों के सामने आ जाता है जो बच्चों में जो है वो माशरती बिगाड़ का बाइस बनता है। ख़ास तौर पर अगवा बराए तावान और शादी का झांसा देकर अगवा कर लेना,
फिर उन लोगों को ब्लैकमेल करना। वो बच्चे जो तस्वीर लगा तो देते हैं लेकिन उन्हें प्राइवेसी भी कसम नहीं लगानी आती, और फिर बाद में जो तस्वीर में जिस तरह से लोग ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, बच्चियों को, वो बड़ा फिर बाद में बच्चों के लिए डेंजरस होता है। इसलिए पेरेंट्स से मैं भी अपने प्रोग्राम में यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों पर नजर जरूर रखें, खासतौर पर जब वो कंप्यूटर पर बैठे, फेसबुक पर बैठे, किस दोस्त से बात कर रहे हैं, किस से मिलने के लिए जा रहे हैं, फेसबुक पर उनका कौन सा दोस्त है, उस दोस्त से उसके कितने ताल्लुकात है। पेरेंट्स को इस चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बहस की हो रही थी इरफान असर खान साहब जो हमारे हैं ना डायरेक्टर प्रोग्राम जी, तो बात ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी ये मैंने कंप्यूटर से तो मना नहीं कर सकते, बच्चों को वो तो मना नहीं कर, लेकिन ये उनका ख्याल जरूर रख सकते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। मैंने बेडरूम में लगाया हुआ है, मेरे हमारे सामने देखे, माँ के सामने, जो अंडर एज बच्चे, छोटे बच्चे अंडर एज है, वो अपने माँ के सामने देखें या अपने वालिद के सामने देखें, तो आप देखें ना, यू कैन नॉट डिनाई दीज थिंग्स टू देम। ये मॉडर्न गैजेट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये आप उनको जिंदगी की रेस में पीछे फेंकने वाली बात। हाँ, ये जो एडिक्शन हो गई है, आप बैठे हैं तो बैठे हैं फेसबुक पे या इंटरनेट पे बैठे हैं, तो वो एक इसमें अब नॉर्मेलिटी जरूर आई है। इससे हम लोगों को अलग नहीं कर सकते, मगर बच्चों पर नजर रखना, बिल्कुल अननोन को ऐसे फ्रेंड्स बना लेना, फिर उनसे मिलने के लिए जाना, पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं। इसलिए पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर खासतौर पर ये नजर जरूर रखें कि अगर वो किसी फेसबुक के दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो उसका सारा जो एड्रेस है, जो पता है, टेलीफोन, वो आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। इजाजत ही नहीं देनी चाहिए बच्चों के लिए। जो बच्चों के खिलाफ आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें इस भी फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अच्छा वो हमारे आगे बढ़ते हैं तो अगर हमारे साथ अभी साकी अगर लाइन पे आ जाएं तो हम उनसे एक स्टोरी बड़े अरसे से करने की कोशिश करें, मगर मुझे नहीं लगता वो अभी हमारे साथ लाइन पे हैं या नहीं है, और ट्राई कर रहे हैं। तो मीनवाइल फिर अगर मैं ये टैक्स की मैं बात कर लेता हूँ, फिर ये एक 2013-14 का ये बजट जो पिछला बजट जो आया था, इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट करने की बात की थी, और उसमें इन्होंने कहा था जी कि हम जो है इनकम टैक्स नंबर और आपके और दीगर जो शनाख्ती कार्ड हैं उसके ज़रिए जो है, और फिर साथ उन्होंने कहा था कि जो लोग ख़रीदारी या सामान ख़रीदते हैं ऐसे लोगों से जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको एक तरह से पेनल्टी कह लें, 17% विद होल्डिंग सेल्स टैक्स था, उसको इन्होंने विदड्रा कर लिया, विदड्रा के काम कर दिया। अब सवाल ये है कि मैं ये देख रहा था जब स्टोरी, तो भाई ये आप ठीक है, उसको कुछ तकरीबन सरकार ये कह रही है कि 2 अरब रुपए का खजाने को शायद इसमें कमी हो। पहले हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमने जो टैक्स का बजट हदफ रखा हुआ है वो तकरीबन जो है 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का है, तो उसमें भी फिर ये कमी आएगी। मगर सवाल एक और है, आम आदमी जो है टेलीफोन के बिल हों, बिजली के बिल हों, बिजली अभी 30% जो है वो महंगी होने जा रही है, इसके अलावा पेट्रोल जो है वो आप सारे का सारा बोझ मगर ये मिडल मैन जो है इसको हम क्यों नहीं डॉक्यूमेंट करते। अभी फिर साथ ये भी बात है कि नहीं जी, जो बड़े थोकिए हैं या जो बड़े कारोबारी हजरात हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट करके लाएंगे, उनको टैक्स लगाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जिससे पहले अभी कैसर आ जाते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं कि ये आवाम को भी कोई रिलीफ दे दें। कैसर लाइन पे हाँ। अच्छा कैसर, ये बताइए, आते हैं आपकी स्टोरी की तरफ। ये जो आपने बताया था हमें, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वहाँ पे, सेहत की क्या सहूलियात हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, आबादी कितनी है, और क्या गुजरती है लोगों पर जब वो बीमार होते हैं आप साबाद के एरिया में? कैसर हाफजाबाद जो है 12 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर सिर्फ अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो है 34 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 8 डॉक्टर जो हैं वो हज के लिए छुट्टी लेकर जा चुके हैं, जबकि 2 डॉक्टर्स जो है वो अरसा घात से गैर हाजिर हैं, एक ने आने से इनकार कर दिया। और इसी तरह जो है खवातीन की जो है 5 लाख के करीब जो आबादी है, ये 5 लाख के करीब आबादी के लिए सिर्फ 2 लेडी डॉक्टर्स हैं। वैसे तो डीएचयू अस्पताल में 4 लेडी डॉक्टर्स थी, जिनमें से एक का ट्रांसफर हो चुका है, एक को किसी और जगह पर तैनात कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि 5 लाख की आबादी के लिए 2 खवातीन हैं, जबकि डॉक्टर्स की तादाद में आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर 126 डॉक्टर्स की टोटल असामियां हैं, लेकिन ये असामियां 2002 से मसलसल खाली आ रही हैं। 2002 में मुस्लिम लीग काफ का दौर था, तो उस वक्त जो है डीएचयू अस्पताल में हेपेटाइटिस सेंटर बनाया गया, दिल वार्ड बनाया गया, जिसे अब कहा जा रहा है कि ये अस्पताल का किचन था, यहाँ पर दिल वार्ड बना दिया गया। वहां पर जो अमला तैनात किया गया था वो अमला भी यहाँ से जा चुका है। अस्पताल का सबसे अहम मसला जो है कि अस्पताल में बेहोशी का डॉक्टर मौजूद नहीं है। खवातीन मर्द जो हैं उन्हें ऑपरेशन के लिए, जो ऑपरेशन के मरीज होते हैं, उन्हें दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है। डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को वार हो रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी क्यों है? कोई यहाँ पर डॉक्टर इस जगह पर काम नहीं करना चाहता, यहाँ पर उस तरह से उनके लिए सहूलियात नहीं है, मशीनरी नहीं है, वजह क्या है यहाँ पर डॉक्टर्स के ना होने की? चलिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डीएचयू अस्पताल में हम पिछले एतवार में चले जाएं तो जितने डॉक्टर यहाँ पर तैनात हुए हैं, उन डॉक्टर्स ने अब प्राइवेट क्लिनिक्स पर आ लिए हैं, यानी कि उन्होंने
अस्पताल में जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन होते हैं, इनके जरिए मरीजों का रुख अपने प्राइवेट क्लिनिक की तरफ करवाया और करवाने के बाद अब उन्हें सरकारी तौर पर 40, 30,000, 50,000 तनख्वाह मिलती है, तो उनको उनकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल पर बैठकर वो लाखों रुपए की जो है दिहाड़ी लगाते हैं। तो अब उन्हें प्राइवेट अस्पताल में फायदा है, सरकारी अस्पताल में बैठने का फायदा तो नहीं है। अब आप ये देखें कि DHO अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है, किसी ने एक्सरे करवाना है तो उसे कहा जाता है फिल्म बाहर से लेके आए। और मैं ये समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए हेल्थ सारा तारिक जिनका ताल्लुक आफजाबाद से है, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर उन्होंने अच्छा कैसर ये बताएं कि ये जो आपने स्टोरी की थी, यहाँ पे क्वैक्स जो हैं या अताई जो हैं बेशुमार हो गए, उसकी वजह ये है कि अब चूंकि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और अताई भी आके बैठ गए हैं और लोग ज़ाहिर है मजबूर हैं, इलाज तो करवाने जाएंगे। भाई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये भी आ जाती है कि ये जो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल बनाकर बैठे हुए हैं या सरकारी अस्पताल में ये काम करते हैं, इनके पास भी जो प्राइवेट लोग काम सीखते हैं, अब वही लोग उधर जाके अकाई बन जाते हैं, वहां पर जाके ये सारा काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के जो शहरी हैं, उनका परजोर मुतालबा एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से है, दूसरा वज़ीर आला पंजाब से है। और मैं फिर आऊंगा कि वफाकी वज़ीर हेल्थ जो सारा है, उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है तिब्बी सहूलियात जो है वो बरामद करें, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैरानगी की बात है कि 6 लाख खवातीन के लिए सिर्फ 4 लेडी डॉक्टर्स का हिसाब ये है। अभी देखना हमने यहाँ स्टोरी की थी, मुझे अगर मैं आपसे अगर सही काम कर रहा है तो पंजाब पूरे में मेरे ख्याल में कोई 50,000 के करीब डॉक्टर्स हैं, टोटल 55,000 ये कितने डॉक्टर हैं, और 2 लाख के करीब अताई हैं। अब देखना इसमें कोई आपका न्यूक्लियर साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, आप जितने फंड्स एलोकेट करेंगे उतना ही उस सेक्टर में बढ़ोतरी या बेहतरी या बुराई होगी। अब आपका जब ये है, अब आप अगर देखें, आप अपने हेल्थ के बजट आप देखें, आप अपने तालीम के बजट अगर आप देखें, अब वार ऑन टेरर भी हमें बड़ी जरूरी है, वो लड़नी है, उसी 70-80 अरब डॉलर हमने खर्च कर दिया पिछले 10-12 सालों में। तो फिर उसमें शाजिया जब आपकी ये इश्यूज हैं कि जब आप अपने फंड्स को आवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें, अच्छा आप एक और मैं आपको फिक्र देता हूँ, मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये WHO के मुताबिक अगर आप अपने समाज में रहने वाले लोगों का सिर्फ मेयार सेहत 50% बुलंद कर दें जो एग्जिस्टिंग है आज की दुनिया में, तो वो कहते हैं 8 से 9% आपकी ग्रोथ रेट में फर्क पड़ता है, गोया आपकी इस्तेदाद कार बेहतर होती है, आपके मजदूर जो हैं वो जब बेचारे होंगे TB ज़दा होंगे तो क्या काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, जाते जाते एक बार फिर पूरी कौम मसीही बिरादरी के गम में बराबर की शरीक है। दहशत गर्दों ने तो ना मस्जिद को छोड़ा, ना मंदिर को छोड़ा, ना बारगाह को छोड़ा। बस हमें इस चीज़ का जल्द अज जल्द इदराक करना चाहिए कि हमारा हकीकी दुश्मन कौन है और उससे बचा जा सके। प्रोग्राम के लिए नाज़रीन आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV पर। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने कहा है कि कराची एक नाकाम शहर है जिसकी लाकानूनियत और वहाँ पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, बढ़ते हुए वाक़यात, ये पूरे पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत ज़ाहिर करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, क्या है इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो है, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ेकार हसन अस्करी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, फॉरेन पॉलिसी अमरीकी जरीदा कहता है कि कराची एक नाकाम शहर है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। अगर उनका जवाब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं तो ना हमारा क्वेटा महफूज है, ना कराची महफूज है, ना पेशावर महफूज है, तो क्या फिर वाकई हम एक नाकाम रियासत हुए? देखिए, ये बहस पाकिस्तान के बारे में चलती रहती है, खासकर ये जो फॉरेन पॉलिसी जर्नल है जिसके वेबसाइट पे ये मजमून है, ये अक्सर एक तो लिस्ट हर साल छापता है फेल्ड स्टेट की, प्रोबेबिलिटी की, और इस किस्म की बहस इंटरनेशनल मीडिया में चलती है। कुछ टेररिज्म का हवाला लेते हैं, कुछ स्पेसिफिकली पहली दफ़ा सिर्फ कराची के हवाले से ये बात की है। देखिए, जो फेल्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वायलेंस की बुनियाद पे डिटरमिन नहीं होता, उसके अलावा उस मुल्क की इकोनॉमी भी आपको देखनी होती है, उस मुल्क की ट्रेंड ह्यूमन पावर को देखना होता है। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुश्किलात का शिकार है,
लेकिन फेल्ड स्टेट इसलिए नहीं कह सकते कि फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो अफ्रीका से 90s में सोमालिया, इथोपिया और इस किस्म के ममालिक के हवाले से आया था, जहां सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी, और पाकिस्तान उन ममालिक से बहुत बेहतर है। अलबत्ता ये है कि बेहतरी की जरूरत है। पाकिस्तान एक मुश्किलात में घिरा हुआ मुल्क है, और अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब पाकिस्तान उस डायरेक्शन में जा सकता है। साहब, एक बात जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, हमारे यहाँ ये अक्सर वेस्टर्न लिबरल के साथ बहस चलती रहती है। अगर हम हमसाए इंडिया में देखें तो जो रेड कॉरिडोर है, बाज एस्टीमेट्स के मुताबिक 40% जो हिस्सा है वहां वो घुस ही नहीं सकते, ना फौज ना आर्मी जा सकती है, ना फौज जा सकती है। उनको कभी किसी फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने यूं इस तरह मुहद्दबत से के नीचे नहीं रखा, किसकी क्या वजह है? ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में भी मसाइल हैं, जैसे मैंने कहा, और ममालिक जिनमें पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हैं उनको भी पाकिस्तान से ऊपर रखा गया है फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में। हिंदुस्तान को इसलिए इस मैच से नहीं कहा जाता कि हिंदुस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके बारे में इतने शकूक नहीं है जितने पाकिस्तान के बारे में। और दूसरा सबसे अहम जो बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म है वो बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर है, और चूंकि मगरिब के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचता उसकी वजह से वो उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर की डेवलपमेंट चूंकि एक्सटर्नली इफेक्ट करती हैं और मगरिब के मफादात को इफेक्ट करती हैं, तो वो फिर इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान पे एक किस्म का पॉलिटिकल दबाव डालने का ये तरीका है, और ये पॉलिटिकल दबाव वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पे डाला जाता है। इससे क्या हासिल करना चाहते हैं वो? ये जो थ्योरी है कि न्यूक्लियर है हमारे पास, इंडिया के न्यूक्लियर से उन्हें कुछ ज्यादा खतरा नहीं, हमारे से ज्यादा लगता है, ये थ्योरी क्रेडिबल लगती है आपको? देखिए, थ्योरीज आइडियाज चलते रहते हैं। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है उसमें जो तो सरकारी हलके हैं अमेरिका के, वहां तो बार बार इस बात पे दोहराया गया है, माजी में ऐसा नहीं था लेकिन दोहराया जाता है कि ये सिक्योर हैं और सेफ हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में हैं। लेकिन ये है कि जो वहाँ के थिंक टैंक हैं, जो प्राइवेट सोचने वाले हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो प्रो इंडिया होते हैं, फिर वो जब पाकिस्तान पे एक ऑनस्लॉट अटैक करते हैं तो फेल्ड स्टेट का अटैक है, न्यूक्लियर का अटैक है। ये मसला है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, खासकर अमेरिका में जो बेस करती है, और दूसरा उसके अलावा जो आपका एकेडमिया और मीडिया है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे का आर्गुमेंट से जवाब दें, इमोशन से जवाब ना दें। लेकिन उनकी तो कोशिश हसन अस्की साहब प्रेशराइज करना होता है ना, हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये उसी एफर्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि देखिए अमेरिका के इस इलाके में मफादात हैं, अफगानिस्तान के हवाले से हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान इसलिए अहम हो जाता है कि एक बड़ी मार्केट है, फिर हिंदुस्तान को इसलिए भी बिल्ड किया जाता है कि चीन के मुकाबले में एक क्रेडिबल फोर्स के तौर पे है। तो ये सब मफादात को रखते हुए हमें ये समझना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि दुनिया के मफादात तो खत्म नहीं होंगे। हमारी सक्सेस ये है कि इन प्रेशर्स के डायनेमिक्स को समझते हुए एक इल्मी बहस के जरिए और डिप्लोमेटिक बहस के जरिए इसका जवाब दें। हमारे यहाँ जो जवाब होता है वो इमोशंस पे बेस्ड करता है। हम उसको कह देते हैं कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, डिप्लोमेसी अपने मफादात के लिए चलाने का एक तरीकाकार है। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब, हमें अपने मफादात का ख्याल रखना चाहिए। कैसा बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया। आगे बढ़ते हैं, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। हाँ शाजिया, मैं पहले बात करना चाहता हूँ, ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सारी रिपोर्टें बड़ी जो है वो मतलब ये है कि वो जाहिर है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे कि ये रिपोर्टें भी उनके मफाद के, हम देखते हैं बीच में से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकल आते हैं, तो उनको हम बहरहाल वो एक बड़े इदारे हैं, दुनिया में हुक्मरानी करते हैं। तो ये रिपोर्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, इसमें वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इसके नाकस होने की वजह से हमें जो हमारी जो GDP है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, या हमारी खाम कौमी पैदावार जो है, उसमें 4 से 6% की कमी इसकी वजह से होती है। और ये जो सेक्टर है हमारे GDP का 10% है, और ये तकरीबन 6% जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसकी वजह से है। मगर इसकी वजह से हमें क्या हुआ, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 1950 और 60 की दहाई में हम जो तकरीबन 73% जो नकलो हमल थी, जो सामान आता था पोर्ट से या आगे इनलैंड जाता था, वो ट्रेन के जरिए जाता था। अब तकरीबन कोई 90% से ज़्यादा सामान जो है
वो हम कंटेनर्स हैं, ट्रकों के जरिए करते हैं। हाँ। और वो हमने जो अंग्रेज महाराज से जो हमने सिस्टम लिया था उसको बुरी तरह हमने बर्बाद, इंडिया ने बर्बाद नहीं किया, उसको डेवलप किया, हमने उसे बर्बाद किया। लेकिन उसमें एक एस्टिमेशन ये है कि ये क्यों हमारी ग्रोथ में इतना फर्क पड़ जाता है 4 से 6%, ये छोटा नहीं है। हमारी टोटल ग्रोथ ही 3.5% है, 3% है, 2%, 2.5% जो हमारा अजाब बना हुआ है हमारे लिए। तो अगर 4 से 6% जो सिर्फ है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की इनएफिशिएंसी की वजह से है। तो वो क्यों है? वो इसलिए कि अगर आप ट्रेन का नेटवर्क बिछाएं, ट्रेन का जाल बिछाएं, तो ट्रेन में जो अखराजात होते हैं फ्यूल के वो 18% हैं या 20% हैं निस्बत ट्रकों के या पेट्रोल के। अब हमारा 12 से 15 अरब डॉलर का जो ये इंपोर्ट बिल है, अभी एग्जैक्टली मैं देख के फिगर भी बता दूंगा आपको, तकरीबन इतने ही लगभग बनता है। तो ये इतने बड़े लैग हैं। अच्छा हुआ क्या, यहाँ पे आ गए जी वो NLC आ गया और दूसरे प्राइवेट ट्रकर्स आ गए और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ट्रेन थी उसको बर्बाद किया और उसको ख़त्म किया। और आज उसको कभी हम प्राइवेटाइज करने का सोचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रसूल बख्श रईस साहब के जी, वो हमारी जो स्टील मिल है उसमें भी 500 खा जाए। वर्करों की क्या तनख्वाहें होनी है? खा तो ऊपर वाले जाते हैं। देखो जी, वर्कर तो उसको चलाते हैं, उनसे चलवाएं। यानी वो स्टील मिल जो 6% या 7% पे चल रही है, वर्करों का कसूर आज वर्करों के हवाले कर दें, उनकी किसी कोऑपरेटिव बना दें, इलेक्टेड कोऑपरेटिव बना दें, वो आपको चला के दिखाएंगे आपको। जिस तरह 14 से 15,000 फैक्ट्रियां लैटिन अमेरिका में वो चला के दिखा रहे हैं। और मैंने BBC पे देखा कि उन्होंने उसकी जो ग्रोथ है उसमें 22-23% इजाफा कर दिया, प्रॉफिट्स में भी इजाफा कर दिया। ऊपर आपने एक करप्ट बंदा लगा देना, जैसे रसूल बख्श रईस साहब कह रहे थे, उसने आके दिहाड़ी लगानी है एक ही दिन में, फिर पता चलना जी अब 10 अरब देंगे तो चलेगा, आप 100 अरब देंगे, सारे चलेंगे। फिर क्या होगा कि ये लूट मार तो है, अब आके बड़ी लूट मार करो, इसको औने पौने पे बेचो, निकलो, भागो। जिस तरह मैं कहता हूँ ये सेल्स पर्सन है, ब्रेक की तरफ इशारे। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं।